अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम शहजाद नवीद है और मैं आपका ट्यूटर हूँ फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट कि हमें पहला लेसन ही जो है वो ऑनलाइन जाना पड़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो क्लासेस होंगी इन द कैंपस वो टाइमली इंशाल्लाह इसमें शुरू हो जाएंगी। हमारा जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इससे पहले आप लोगों ने जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, इससे पहले आपने कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा होगा। अभी जो हम अकाउंटिंग शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन बिफोर वी स्टार्टेड हमें इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं इधर इन कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसको हम एक दफ़ा इसको गो थ्रू करेंगे। मैं आपके साथ मुख्तलिफ स्लाइड्स को रन कर रहा हूँ, आप इनको देखें। ये टर्मिनोलॉजीज आपने यकीनन इससे पहले भी गो थ्रू की होंगी, पढ़ी होंगी, तो हम इसको गो थ्रू इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको फॉर्मली अपने सब्जेक्ट को शुरू कर सकें। सबसे पहले कॉस्ट यूनिट। इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ a product or service in relation to which the cost is ascertained. In simple words, the cost of producing the units. कॉस्ट पर यूनिट या जिसको आप यूनिट कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का बॉल पॉइंट है, किसी भी बॉल पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए, बॉटल्स हैं फॉर बेवरेजेस प्रोडक्शन कंसर्न के लिए, फैन है फॉर फैन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। कॉस्ट यूनिट का मतलब हुआ यूनिट कॉस्ट। एक आपकी टोटल कॉस्ट होती है और एक आपकी यूनिट कॉस्ट होती है। सेकेंड वन इज कॉस्ट सेंटर। आपने वो कॉस्ट जो है किस डिपार्टमेंट को चार्ज करनी है। कॉस्ट सेंटर इज अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन वेयर कॉस्ट आर इंकर्ड एंड मे बी attributed to the cost units। देखिए, आप जब कॉस्ट आप इनकर करते हैं तो आपने उसको किसी न किसी डिपार्टमेंट को, किसी न किसी हेड ऑफ अकाउंट को आपने अकाउंट फॉर करना होता है, उसको चार्ज करना होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं आपके पास? वर्कशॉप इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर अगर कोई वर्कशॉप है तो उसकी जो कॉस्ट होगी उसको एसोसिएट की जाएगी। कैसे कॉस्ट की जाएगी? अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका आता है पूरी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप उसको एट्रीब्यूट करेंगे कि आपकी एरिया ऑक्यूपाइड बाय दैट पर्टिकुलर वर्कशॉप वो कितना है। उसमें आप इसमें इसको डिपार्टमेंटल कॉस्ट इसमें चार्ज करेंगे। ऑटो सर्विस डिपार्टमेंट अगर उस इदारे के अंदर है तो उसकी फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या है तो आप उसको भी एरिया ऑक्यूपाइड के हिसाब से करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्विस डिपार्टमेंट, पैकेजिंग डिपार्टमेंट, जेनिटोरियल सर्विस डिपार्टमेंट। अगर हमने एक फंक्शन है जेनिटोरियल फंक्शन ये होता है कि आपने जो किसी भी इदारे के अंदर जो सफाई सुथराई करने वाले लोग होते हैं उसको कहते हैं जेनिटोरियल सर्विसेज। तो अगर उनको आप मंथली क्या पे करते हैं तो वो उसको उसी हेड को चार्ज किया जाएगा। रेवेन्यू सेंटर, it is a part of the entity that earns sales revenue. Its manager is responsible for the revenues earned only and it's not concerned for the cost of the operation। जो रेवेन्यू सेंटर का जो मैनेजर होता है उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो इस पे नजर रखे कि हमारे पास कितना रेवेन्यू आ रहा है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट उस बिजनेस की बढ़ रही है, कम हो रही है, उसका इससे कोई कंसर्न नहीं होता है। रेवेन्यू सेंटर का जो मैनेजर होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उससे रेवेन्यूज को, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि वो सेल्स को बढ़ाए, रेवेन्यू उसका आना चाहिए। ठीक है, उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ जाती है, बढ़ती है, कम होती है, उसमें से कोई कंसर्न नहीं होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं? किसी भी इदारे के अंदर उसका सेल्स डिपार्टमेंट हो सकता है या किसी भी इदारे का जो होगा फैक्ट्री आउटलेट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई 8 से 10 एज ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओनर मेरे पास आउटलेट्स हैं तो मैं देखूंगा कि मेरे जो आउटलेट हैं तमाम से रेवेन्यू आ रहा है, उसकी कॉस्ट कितनी है, बढ़ रही है, कम हो रही है, मेरे से कोई कंसर्न नहीं है एज ए रेवेन्यू सेंटर मैनेजर। प्रॉफिट सेंटर, अब आपके पास प्रॉफिट सेंटर इज अ सेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मैनेजर इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रॉफिट by utilizing resources assigned by the organization। अगर एक आपको प्रॉफिट सेंटर के लिए जो जिस मैनेजर को अपॉइंट किया गया है उसको देखना है कि उसके कौन कौन से रिसोर्सेज दिए हैं और वो उन रिसोर्सेज को किस तरह जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स क्या है? एक ब्रांच है, ब्रांच हो सकती है बिजनेस की, कोई जो है आपकी फ्रेंचाइज हो सकती है, कोई आपकी डिवीजन हो सकती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है। हर बच्चे को ये आई गेस कि ये मालूम होगा कि द बेनिफिट वी फॉरगो, द बेनिफिट वी सैक्रिफाइस टू
when we take decision about any other alternative. Opportunity cost is the value of a benefit sacrificed in favor of alternative decision. For example, अगर मैं होटल इंडस्ट्री में ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हूँ और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो से के 100,000 है, अब मैं उसको छोड़ के अगर मैं कैपिटल मार्केट में आ जाता हूँ, स्टॉक मार्केट में आ जाता हूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर उससे मैं 10,000 20,000 ऑलरेडी अगर मैं उससे होटल इंडस्ट्री से अर्न कर रहा हूँ, और कैपिटल मार्केट में जब मैं आता हूँ, स्टॉक मार्केट के अंदर आता हूँ, वहाँ पे इवन कि मुझे 5,000 जो है वो मुझे अर्निंग होती है फर्स्ट फेज में, तो जो द बेनिफिट आई हैव sacrificed in the hotel industry that was about rupees say 10 to 20,000, that is now my opportunity cost. Investment center. An investment center is a segment which is a profit center where the manager has responsibility for making capital investment decisions. क्या मुझे एक नई ब्रांच को एक नई सिटी के अंदर ओपन करना है, या एक नए डिवीजन के अंदर एक नए बिजनेस यूनिट को मैंने इंट्रोड्यूस कराना है या नहीं कराना? हाँ. Relevant cost जो होती है, that is always related to the decision making purposes. Which is relevant to the decision. Relevant cost is that cost that changes with the change in decision. These are the future costs that affect the current decisions. For example, अगर मैंने 1000 यूनिट्स ऑलरेडी मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और उस मेरे एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 10 रुपीज है, तो मेरे 1000 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 10,000. लेकिन अगर मैं नेक्स्ट डिसाइड करता हूँ कि अब की बार मैंने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करने, मैंने जो अपनी यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं दैट इज नाउ सपोज टू बी 1500, तो जो मेरे 500 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से जो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी या जो कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी वो कितनी होगी? 500 इंटू यूनिट कॉस्ट कितनी? 10. तो जो 5000 होगी दैट इज व्हाट? रेलेवेंट कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट और रेलेवेंट कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट विच चेंजेस विद एन अल्टरनेटिव्स. अगर हमारे डिसीजन के साथ हमारी फिक्स कॉस्ट भी चेंज होती है तो वो भी हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी. और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑब्वियसली द बेनिफिट वी सैक्रिफाइस to adopt any other alternative that is also relevant for the purpose of decision making. Irrelevant costs are the costs that would not affect the current decision. अगर मैं for example अगर मैंने एक premises मैंने लीज पे लिए हुए हैं, मैंने रेंटल बेसिस पे लिए हुए हैं, अब चाहे मैं उस premises के अंदर कोई प्रोडक्शन करता हूँ या नहीं करता हूँ, मुझे वो उसका रेंट जो है हर माह मैंने उसको पे करना ही करना है. तो अगर आपकी कोई रेंटल कॉस्ट है तो दैट आर इररिलेवेंट for the purpose of decision making. Some cost जो ऐसी cost जो कि डूब जाती है, that is already incurred, that has nothing to do with the decision making purposes. Some cost is a cost of resources already required that cannot be changed with the change in decision. For example, अब बिजनेस में मैंने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करूं या 1500 यूनिट प्रोड्यूस करूं, अगर मैंने इन द मंथ बिगिनिंग अगर मैंने 100,000 की स्टेशनरी परचेज कर ली है, अब मैं यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूँ या नहीं करता हूँ, उस जो मैंने स्टेशनरी जो मैंने बल्क में परचेज कर ली है उसका इसके साथ कोई डिसीजन नहीं, उसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है. सो ऐसी कॉस्ट इसकी अदर एग्जांपल्स में हमारे पास रिसर्च कॉस्ट भी आ सकती है और आज कंसल्टेशन फीस भी आ सकती है. प्रोडक्ट कॉस्ट जो होती है इज अ कॉस्ट दैट इज इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. ये आपकी टोटल कॉस्ट भी कहलाती है. इसके अंदर आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स. इन तीनों को आप कहते हैं टोटल कॉस्ट भी कहते हैं और ऐसे और इसको आप प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहते हैं. अगर आप डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को कहते हैं तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट होती है. अगर आप डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करते हैं तो ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट होती है. पीरियड कॉस्ट. These costs are not related to the production and are matched against on a time period basis और period cost. किसी भी पीरियड से रिलेटेड जो कॉस्ट होंगी वो आपकी पीरियड कॉस्ट होंगी. अब इसका ताल्लुक किसी से चीज से नहीं होगा, प्रोडक्शन से नहीं होगा. इसके ये आपके सेलिंग एंड जनरल एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं. ये देखिए अगर आप प्रोडक्शन करते हैं या नहीं करते, अगर आपके पास जो स्टाफ है आपने उसको सैलरी तो पे करनी है, दैट इज व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्टिंग है आपकी. हिस्टोरिकल कॉस्ट. Historical cost is an actual cost that is borne at the date of transaction. आप जिस डेट को भी एसेट को परचेज करते हैं, कोई आप अमाउंट इनकर करते हैं, दैट इज व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट. और अगर आपको पता होगा कि हमारा जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, इसके मुताबिक जो होते हैं एसेट्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट. अ बिल्डिंग वाज परचेज फॉर रुपीस 400,000 फॉर एग्जांपल से इन ईयर 2000, तो वो आपकी बुक्स में आज भी 400,000 की ही आएगी. इवन कि आप उसकी प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू होगी मे बी कि वो 400,000 हो, आपकी बार वो 4 मिलियन हो या 40 मिलियन हो, लेकिन बुक्स के अंदर वो क्या आएगी? 400,000 आएगी. अभी रिसेंटली
जो पॉलिटिकल इश्यूज हुए, हमने देखा कि बहुत सारे टैक्स के इदारों ने, बहुत सारे पॉलिटिशियंस को कहा जी आप अपनी रिटर्न्स के अंदर आपने अपने एसेट्स को बहुत लोअर प्राइसेस पे स्टेट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की 1000 कैनाल्स या 1000 एकर्स अगर किसी की वो ज़री ज़मीन है, तो उसको उसने से के 100 रुपीज़ के हिसाब से शो किया है। तो याद रखें कि हमारी बुक्स के अंदर हमारे जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अलाउ करते हैं कि आपके जो भी एसेट्स होंगे वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर होंगे और उसके ऊपर कोई टैक्स का डिपार्टमेंट कोई भी क्लेम नहीं कर सकता अनटिल अनलेस दोज एसेट्स आर सोल्ड। तो उसके ऊपर जब वो सोल्ड करेंगे तो उनके ऊपर जो गेन होगा उसके ऊपर आप कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होती है, which is standard cost is a predetermined cost of the units. For example, जब आप बजटिंग में जाएंगे, हम इंशाल्लाह एएमए के अंदर बजटिंग का एक सेगमेंट पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा, तो उसके अंदर हम देखेंगे स्टैंडर्ड क्या है। एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ना, कि एक बेस प्राइस सेट कर दी कि इसकी कॉस्ट जो है 100 रुपीज़ है, इससे ऊपर की बात करें, जिससे कम नहीं, हमारा स्टैंडर्ड ये है, नॉट बिलो द स्टैंडर्ड्स, नॉट बिलो द यू नो एग्जांपल बजट कॉस्ट अगर हमारी 400 है और बजट आवर्स 10 आवर्स हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज ₹40. So the next one is implicit cost. Implicit cost is an opportunity cost. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें अगर आप कोई ओनर है, बिजनेस ओनर, वो अपना कैपिटल यूज करता है, अपना टाइम देता है या अपने कोई भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज करता है, दैट इज व्हाट implicit cost. Explicit cost, the actual cost incurred is an explicit cost. Actual cost incurred to produce what? To produce units of production. Rent, wages, materials, and any other cost that is incurred to produce units of production. Now, the next one is differential cost or incremental cost. It is a difference of the cost of the two levels. Okay? Differential cost, the difference between the two levels of production. अगर मैंने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो मेरी कॉस्ट क्या है 15000, और अगर मैंने 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो मेरी कॉस्ट प्रोडक्शन क्या है, दैट इज व्हाट 60,000. The difference between the units of production is 2000. 1000, 3000 minus 1000, 2000, whereas the differential in cost is 60,000 minus 15,000, that is what 45,000. So जो मैंने next additional 2000 units produce किए हैं, मेरे लिए उसकी differential cost क्या है, that is what 45,000. So the next one is cost accumulation. Cost accumulations are the various ways in which the information in a set of cost accounts may be aggregated to produce the reports. So cost accumulation में हमारे पास दो चीजें आती हैं, job order costing and the process costing. हमारा जो मेन कोर्स कंटेंट्स होगा वो यहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट होंगे। इसके बाद जब हम एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन से बाहर आ जाते हैं, तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है? जनरली इट इज द एलोकेशन ऑफ ऑल टाइम मटेरियल्स एंड एक्सपेंसेस टू एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट और जॉब। एक ऐसा जॉब जिसके लिए हमें वर्क ऑर्डर दिया गया कि आपने ये जॉब करना है, और उसके बाद उसका कुछ भी नहीं है, आपने एक बिल्डिंग का आपको वर्ड ऑफ वर्क दिया गया कि आपने एक बिल्डिंग बनानी है, आपने जब वो बिल्डिंग बना ली या आपने घर बना लिया या आपने कोई भी ऐसी वो टारगेट जब आपने अचीव कर लिया तो वो खत्म हो जाता है। इसके बाद उसने प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करना होता। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होते हैं? It is a method of cost accounting applied to production carried out by a series of chemical or operational stages of processes. यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट जो होती है डिफरेंट साइकिल्स के अंदर चल रही होती है, एक यूनिट बन के नेक्स्ट फेज में चला गया, सेकंड से थर्ड में चला गया और पीछे से इनपुट आ रही होती है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जबकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग रेफर्स करती है कि आपके एक पास एक पर्टिकुलर वेंडर ने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने जब वो जॉब कंप्लीट कर लिया तो जॉब खत्म। जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ये तमाम सर्कल चलता रहता है, ये इट इज अ सीरीज of production cycles. So आज का जो हमारा टॉपिक है डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज that are being used in the cost and management accounting, उसके अंदर हमने मुख्य टर्मिनोलॉजीज देखा। अब मैं एज ए होल आपको कुछ इसमें जो मार्केट रिलेटेड चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग इटसेल्फ क्या होती है। अकाउंटिंग इटसेल्फ क्या होती है? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज about the financial information which is measurable in terms of money, commonly used for the purpose of business. So in terms of business, अब आप जो है आपकी accounting is a language that which is about financial information which is measurable in terms of money, commonly used in the business. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी accounting होती है इसकी branches कितनी होती हैं।
अभी तक आपने एक चीज़ पढ़ी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी, कि किसी और नाम से पढ़ी हो, इंटरमीडिएट अकाउंटिंग के नाम से पढ़ी हो, किस भी नाम से पढ़ी हो, आपने पढ़ी होगी अभी तक, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी। आपकी बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ व्हाट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है दैट इज़ यूज्ड बाय द एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वो आपके यूजर्स कौन से होते हैं? वो आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपके लेंडर्स होते हैं, वो आपके सप्लायर्स होते हैं, वो आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन, वो आपकी मैनेजमेंट होती है, वो किसी भी इदारे के एम्प्लॉइज होते हैं, विच आर द स्टेक होल्डर्स, विच आर द स्टेक होल्डर्स। देन आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है दैट इज ऑलवेज यूज फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग। और फिर जनाब इसमें जो है आपकी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है, जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है that is the combination of what, that is the combination of what that is fed by the financial accounting and that is fed by the cost accounting, the purpose of which is to for the purpose of decision making। जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है ये यूज होती है फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब वन शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मीनिंग होता है, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपकी होती है वो फोकस करती है किसके ऊपर? वो फोकस करती है आपकी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। जबकि जो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो किसके ऊपर फोकस करती है? वो फोकस करती है प्रिपरेशन ऑफ इंटरनल रिपोर्ट्स, इंटरनल रिपोर्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ विच आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स। सो अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन सी होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मॉनेटरी बेस्ड होती है, मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन होती है। जबकि आपकी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है उसके अंदर बोथ इन्फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन भी होती है और नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन भी होती है। जबकि अब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपकी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स, टू द आउटसाइडर्स। अब वो आउटसाइडर्स कौन से? वो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, वो अभी हमने इसको डिस्कस किया है। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है इसका जो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है टू असिस्ट करना होता है मैनेजमेंट को फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग, फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग एंड फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंट्रोलिंग इज व्हाट? जब आप इसमें आगे हम जाके हमारा एक कोर्स कंटेंट आएगा वेरिएंस एनालिसिस, हम देखेंगे कि हमने चीजें प्लान क्या की थी और हमारे एक्चुअल रिजल्ट्स क्या आए थे। तो जब हम उसको जो वेरिएंसेस आएंगे उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, द मेजर्स व्हिच आर टेकन टू कंट्रोल द वेरिएंसेस, दैट इज व्हाट वेरिएंस एनालिसिस। ये हमारा कोर्स कंटेंट होगा, ये हम लेटेस्ट स्टेज पे ऑलमोस्ट सेकंड सेशन के अराउंड हम इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी अगेन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज व्हाट, that is to assist the management in terms of planning, in terms of controlling and in terms of what, decision making. So another difference between the financial accounting and the management accounting is publishing and the auditing। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होती हैं उसको आप पब्लिश भी करते हैं और उसको आप एक्सटर्नल ऑडिटर से क्या कराते हैं? ऑडिट भी करवाते हैं। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, बोथ थिंग्स जो आर नॉट रिक्वायर्ड। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया, ये आपको समझ आई होंगी। और अगर इसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी आप समझते हैं कि मेरे पार्ट पे है जो कि हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आप लोगों के कोऑपरेशन के बगैर, आप लोगों के फीडबैक के बगैर कभी भी इसको नहीं कर सकता। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें आपको ये जो हमने आज डिस्कस की हैं आपको समझ आई होंगी। और अगर कोई चीज़ रह गई है जिसको मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर सका या सही तरह से नहीं कर सका, तो आप अपने क्वेश्चन आंसर सेशन में इसको तैयार रहिएगा, अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करें और इंशाल्लाह आप मुझे अपने साथ जो है ना फीडबैक दीजिएगा, तो आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्यूरीज इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।